क्यों आई हो तुम यहाँ पर? अमल को कमरे में लाकर रामीन ने उसका बाजू छोड़ा और रुख मोड़ते हुए पूछा, मामा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अमल ने कहते हुए उनके हाथ पकड़े। ऐसी बेटी को माफ़ कर दें जिसने हमारी इज्जत की परवाह नहीं की। रामीन ने उसके हाथ झटक दिए। सॉरी मामा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों से आंसू बेसाख्ता बहने लगे। अमल तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानती भी हो। रामीन खुद भी रोने लगी। मुझे माफ़ कर दें मामा, मुझसे गलती हो गई। अमल ने उनकी आंखों में आंसू देखते हुए नदामत से कहा, अपनी बहन के शोहर से निकाह कर लिया तुमने, मेरी बेटी होकर तुमने ये सब किया। अमल क्या कर दिया ये सब तुमने? रामीन शदीद गम और गुस्से के हालत में बोली थी, मामा सब बहुत अचानक हुआ था, वरना मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। अमल ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अमल? तुमने दुनिया के सामने हमें जलील कर दिया और मरियम के सामने शर्मिंदा। वो सर हिलाते हुए उसको सरजनिश करते बोली, मामा मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अमल अब उनके आगे हाथ जोड़कर बोली थी, कैसे माफ़ कर दूं तुम्हें? हाँ, सर झुका दिया तुमने हमारा। काश तुम पैदा ही ना हुई होती या मर गई होती पैदा होते ही। तुम्हारा बाप तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रामीन उसे गुस्से और दुख से देखती हुई दबे दबे गुस्से में बोली, मामा मरियम का भी नहीं सोचा तुमने? किस तरह बेटियों की तरह पाला मैंने उसे, तुमसे और अशल से ज़्यादा प्यार दिया मैंने उसे, और अली ने भी, कि कहीं उस बच्ची को कुछ बुरा ना लग जाए, कहीं माँ बाप की कमी ना महसूस कर ले। मेरी और अली की 20 साल की मेहनत को तुमने एक पल में मिट्टी में मिला दिया अमल। जामिन भाई ने जो जिम्मेदारी हमें दी थी वो पूरी ना कर सके हम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रामीन ने उसे दोनों शानों से थाम कर झिझोड़ते हुए कहा, मामा मैं मरियम से भी बहुत शर्मिंदा हूँ। अमल ने आंसुओं से नम चेहरा झुकाकर कहा, दुनिया क्या कहेगी कि अपनी ही बहन पर सोतन बन गई तुम। वो खुद भी रोते हुए कह रही थी, मामा मैं क्या करूं? आप ऐसा करें मुझे अपने हाथों से मार दें। अमल ने मुसलसल रोते हुए उनके हाथ पकड़कर अपने गले पर रख दिए। बस करो ये सब। रामीन एक झटके से उसकी गर्दन से अपने हाथ हटाकर बोली, मामा प्लीज़ नाराज़ ना हो मुझसे। आप और बाबा, मैं मर जाऊंगी। वो सिसक कर बोली थी, तो मर जाओ, कम अज़ कम तुम्हें दफना कर दुनिया के सामने सर उठाकर तो चलेगा ना तुम्हारा बाप। रामीन ने उसके बाजू को थामकर गुस्से से कहा, मामा आइंदा मत आना यहाँ पर, चली जाओ यहाँ से, और अब अपनी हरकतों से उस घर में मजीद शर्मिंदा मत करवाना हमें। रामीन उससे रुख मोड़ कर बोली थी। अमल ने दुख से उन्हें देखा था। रजिया हुरैन बीबी कितनी अच्छी है ना। वो दोनों उस वक्त रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थीं जब एक मुलाजमा ने दूसरी को मुखातिब किया, हाँ सही कह रही हो तुम। देखा नहीं कि मरियम बीबी के भाई ने उर्वा बीबी के साथ कितने जुल्म किए, फिर भी हुरैन बीबी और अर्श साहब ने मरियम बीबी को आज तक कुछ नहीं कहा। दूसरी ने सर हिलाते उसकी बात पर इत्तफाक किया था, हाँ ना, वरना वट्टे सट्टे हो जाएं तो एक का घर उजड़े तो दूसरे का भी बस नहीं पाता। पहली वाली धीमी आवाज़ में बोली थी ताकि उनकी गुफ्तगू शाह हवेली का कोई मकीन ना सुन ले, और मरियम बीबी की तो औलाद भी नहीं है। अगर बंदा कहे कि शायद अर्श साहब औलाद की खातिर खामोश हैं, वरना बहन के साथ हुए जुल्म पर एक लम्हा ना लगाते मरियम बीबी को घर से बाहर निकालने पर। रजिया ने भी आसपास निगाहें दौड़ाते हुए कहा था, सुना था कि बड़े बड़े घरों में रहने वालों के दिल छोटे होते हैं, मगर बड़ी बीबी बड़ी ज़र्फ वाली हैं। सलमा की बात पर रजिया ने इस्बात में सर हिलाया, सही कह रही हो, अपनी बेटी से ज़्यादा किसी को कोई अजीज़ नहीं होता, मगर बड़ी बीबी ने आज तक मरियम बीबी को उफ तक नहीं कहा। रजिया ने प्याज काटते हुए कहा, लेकिन अर्श साहब ने दूसरी शादी करके बड़ा गलत किया है। मरियम बीबी बड़ी अच्छी हैं। सलमा इस मर्तबा लहजे में अफसोस लिए बोली थी, अरे कहाँ से गलत किया? इतने दिन हो गए अमल बीबी और अर्श साहब को यहाँ आए हुए, एक दिन नहीं देखा मैंने कि उन्होंने अमल बीबी से बात भी की हो। अरे उनके तो कमरे में भी नहीं जाते साहब। रजिया ने राजदाराना अंदाज में कहा, क्या कह रही हो तुम? सलमा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। हाँ मैं सच कह रही हूँ, अर्श साहब रोज़ ही मरियम बीबी के कमरे में होते हैं, अमल बीबी को तो पूछते भी नहीं। रजिया की बात पर सलमा ने धीरे से सर हिलाया। ए रजिया, किचन के दरवाजे पर खड़ी छोटी दादो की करख्त आवाज़ पर दोनों ही उछल पड़ी। जी। रजिया की जुबान बुरी तरह लड़खड़ाई। तुम दोनों यहाँ पर जिस काम के लिए हो ना, वही काम करो। अगर घर के मामलात पर नज़र रखी तो पहली फुर्सत में निकाल बाहर करूँगी तुम दोनों को। वो दोनों पर सर्द और सख्त निगाहें डालती हुई बोली थी, माफ़ कर दें बीबी जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रजिया ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए, माफ़ कर दूँ? छोटी दादो नखुवत से सर हिलाती किचन से निकल गई।
डैड वो रूहान का क्या करना है अब? अर्श शाह काफ़ी देर से हुरैन और जामिन शाह के कमरे में बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था। चंद एक दिनों के बाद उसने अचानक जामिन शाह को देखते हुए सवाल दागा तो हुरैन और जामिन शाह ने चौंक कर उसे देखा। अपने बेटों की तरह हमेशा समझा मैंने उसे। जामिन शाह ने एक सर्द आह भरी और बोलना शुरू किया। पाकिस्तान से दूर इसीलिए भेजा कि उसके बाप के काले करतूतों का साया भी ना पड़े उस पर, वरना अपनी आंखों से दूर ना करता उसे, जैसे मरियम को नहीं किया। उनके लहजे में वाज़े दुख था। अपनी सबसे कीमती असासे को उसके हवाले कर दिया मैंने, लेकिन उसने मेरी बेटी को जिंदा लाश बना दिया। आवाज़ और आंखें ये बात करते हुए भीग गई थी। जामिन, हुरैन ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। मान था मुझे बहुत उस पर हुरैन। उन्होंने हुरैन की जानिब देखकर टूटे हुए शिकस्त ज़दा अंदाज में कहा था। तोड़ दिया उसने मेरा मान। डैड, सिर्फ आपकी वजह से मैंने रोहान को छोड़ दिया, वरना जो उसने मेरी बहन के साथ किया है ना, ऐसी सज़ा देता कि उसकी रूह कांप जाती। अर्शा का चेहरा ज़ब्त के बाइस सुर्ख हो चुका था। उसके लहजे में गुस्सा और गम था। यकीन करो अर्श, अगर वो बिया आपी का बेटा ना होता तो इस वक्त हम खामोश ना होते। जामिन ने अर्श को देखते हुए थके अंदाज में कहा तो हुरैन ने दुख से उन्हें देखा। डैड, अब आगे क्या करना है? रोहान उर्वा से मिलना चाहता है। चंद लम्हे खामोशी के बाद अर्श ने फिर से बात शुरू की तो हुरैन ने बेचैनी से उसे देखा। उर्वा की मर्जी है बेटा, अगर वो चाहती है रोहान से मिलना तो ठीक है, वरना जैसा तुम चाहो करो। जामिन शाह ने हुरैन से नजरें चुरा कर कहा। उर्वा को बुलाया है मैंने, आती ही होगी बस। हुरैन ने अर्श को देखते हुए कहा। अगर इजाज़त हो तो तशरीफ़ रखूं कमरे में? कमरे का दरवाज़ा खोलकर छोटी दादो ने वहीं कदम रोककर जामिन शाह को देखते हुए पूछा। लहजे में तंज की आमेजिश थी। कैसी बात कर रही हैं पुप्पो आप ही का घर है, आए ना। जामिन शाह समेत अर्श शाह और हुरैन ने भी उठकर सर उठाकर उन्हें देखा और जामिन शाह ने अकीदत भरे अंदाज में कहा, कहाँ घर बेटा, भाई मर गया तो समझो मेरा मैका खत्म। छोटी दादो कमरे में दाखिल होकर चेहरे पर अफसोस सजाए बोली थी। कैसी बातें कर रही हैं पुप्पो, आप तो हमारी बड़ी हैं, हर मामले में आखिरी फैसला आप ही का है। उनकी बात पर जामिन शाह ने एहतराम से कहा, जबकि अर्श और हुरैन ने खामोश निगाह उन पर डाली। नहीं बेटा, मुझे कहाँ कोई अपना समझता है, वो आंखों से आंसू पोंछते बोली। ऐसा तो ना कहे छोटी दादो। अर्श ने एहतराम से उनका हाथ थाम कर कहा। अच्छा हुआ अर्श, तुम भी मुझे यहीं मिल गए, मुझे तुम सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने एक नज़र अर्श को देखकर जामिन और हुरैन को कहा। जी फूफो कहें। हुरैन ने सर को जुम्बिश दी और कहा, जामिन शाह, तुम्हारे घर के किस्से नौकरों की जुबान से सुनकर आ रहे हैं हम। उन्होंने अब जामिन शाह को देखा था और लहजे में सख्ती दोहराई थी। क्या मतलब? जामिन शाह ने नासमझी से उन्हें देखा। मतलब ये कि हमारी बहुओं और बेटियों की जाती बातें मुलाजमीन कर रहे हैं। अब उन्होंने अर्श की जानिब देखा था जो पहले ही नासमझी से उन्हीं को देख रहा था। हम समझे नहीं फुप्पो, क्या कहना चाह रही हैं आप? हुरैन ने उनका सरदपन महसूस करके पूछा। अरशाद, दो बीवियों में मसावी सलूक रखना चाहिए तुम्हें। तुमने एक को तो हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ है और दूसरी का हाल तक पूछना गवारा नहीं करते। छोटी दादो ने तंजिया अंदाज में कहा तो अरशा ने उनकी बात पर सर झुका लिया। जामिन, तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का काम है कि अपने बेटे को समझाओ। दोनों बीवियों के हकूक बराबर होते हैं। अर्श इतने दिन से यहाँ है, एक दिन भी ये अमल के कमरे में नहीं गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शाह हवेली के मुलाजमीन कह रहे हैं। अब उन्होंने जामिन शाह को देखते हुए कहा, जो पहले ही माथे पर बल डाले उन्हें देख रहे थे। अर्श, चाहते क्या हो तुम? हमने ज़बरदस्ती अमल से शादी करवाई है क्या तुम्हारी? जामिन शाह जब अर्श से मुखातिब हुए तो आवाज़ ज़रा बुलंद और सख्त थी। नहीं। अर्श शाह ने सर झुकाए नफ़ी में सर हिलाया था। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े उनके दरमियान रहें तो अच्छा होता है, किसी तीसरे तक, वो भी मुलाजमीन तक, बात नहीं जानी चाहिए। और आज तुम अमल के कमरे में जाओगे। उन्होंने तंबीही अंदाज में हुक्म दिया और एक खामोश निगाह हुरैन पर डाली जो बेतासुर चेहरा लिए अर्श को देख रही थी। जी डैड, अगर निकाह कर ही लिया है तो इसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, वो भी पूरी करो। वो मजीद गोया हुए। जी डैड। अर्शा ने सर हिलाया। तभी दरवाजे पर होती दस्तक पर सब ने एक साथ निगाह उस तरफ की। आ जाएं। इजाज़त मिलने पर उर्वा दाखिल हुई थी कमरे में। मध्यम से रंग का जोड़ा पहने, सर पर स्याह चादर लिए। वो जब अंदर दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर उदासी थी, जैसे सदियों से मुस्कुराई ना हो। निगाहें और सर ऐसे झुका था जैसे कोई मुजरिम हो वो।
जामिन शाह और हुरैन समेत अर्श शाह और छोटी दादो ने तड़प कर उसे देखा। आओ मेरी शहजादी। वो कुछ आगे बढ़ी तो जामिन शाह ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वो हनूस सर झुकाए उनके पास बैठ गई। उर्वा बेटा, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में बात कर ली है। चंद लम्हों के बाद जामिन शाह की जब हिम्मत हुई तो वो भी निगाहें झुकाए हुए बोले, जी। उर्वा ने बगैर बहस किए यक लफ्जी जवाब दिया तो अर्श ने मुस्तरिब होकर उसे देखा। उर्वा, वो बेटा, मैं पहले कह रहा था कि जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने तमहीद बांधी तो उर्वा ने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। रूहान मिलना चाहता है आपसे। वो सर और निगाहें झुकाए बोले तो उर्वा ने बारी बारी सबके झुके सर और निगाहें देखी और फिर गहरा सांस लिया। जैसा आप चाहें बाबा। गैर मरई नुक्ते को तकते हुए वो स्पाट अंदाज में बोली तो जामिन शाह ने दुख से उसे देखा। उर्वा, अगर तुम नहीं चाहोगी तो कोई तुम्हें उससे मिलने के लिए फोर्स नहीं करेगा गुड़िया। अर्शाह ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे तकते हुए कहा। वैसे ना बड़ी कोई बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम लोग। खामोशी से उर्वा की जान छुड़वाने की बजाय तुम लोग चाहते हो कि उर्वा रूहान से मिले। अभी भी कोई गुंजाइश है रूहान के लिए तुम लोगों के दिलों में? छोटी दादो अफसोस से जामिन और हुरैन को देखते हुए बोली थी, ऐसी बात नहीं है पुप्पो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये फैसला ये दोनों खुद करें। हुरैन ने निहायत संजीदगी से उर्वा को देखते हुए कहा, उर्वा बच्चे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम नहीं चाहती तो मत मिलो। वो फिर उर्वा की तरफ होकर मुखातिब करते हुए उसे बोली, इसका मतलब है आप लोग चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं? उर्वा ने हुरैन और जामिन को देखा और स्पाट अंदाज में पूछा, ओके बाबा, जैसा आप लोग चाहें। अब किसी के भी कुछ भी बोलने से पहले उर्वा आंखों में कुर्ब लिए बोली और आंसू हाथ की पुश से साफ करती कमरे से निकल गई। हद करते हो वैसे तुम दोनों। छोटी दादो भी एक अफसोस भरी निगाह जामिन शाह और हुरैन पर डाले कमरे से निकल गई, जबकि अर्श शाह ने भी एक खामोश निगाह उन दोनों पर डाली और ख़ुद भी कमरे से निकल गया। जबकि जामिन ने हुरैन को देखा। जामिन, मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने, तोड़ दिया उसने मेरी बच्ची को, गोद उजाड़ दी उसकी, जिंदा लाश बना दिया है उसे। फिर भी हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि वो बिया आपी का बेटा है। हुरैन लहजे में कुर्ब लिए बोली थी, हुरैन, मैं नहीं चाहता कि क़यामत के रोज़ मेरी बहन मुझसे मुंह मोड़े। अगर रूहान और उर्वा चाहेंगे साथ रहना तो उन दोनों की मर्ज़ी। वो संजीदगी से बोले तो हुरैन ने आंखों में दुख लिए उन्हें देखा था। मैंने तो कभी किसी की बेटी का बुरा नहीं चाहा। या अल्लाह, मेरी बेटी की आजमाइश ख़त्म कर, उसकी वीरान आंखों को दोबारा से रोशन कर दे। चंद लम्हों बाद हुरैन ने दिल में दुआ की थी। बेटी का दुख उन दोनों को अंदर से मार रहा था। वो भारी कदमों से चलता मरियम के कमरे की जानिब बढ़ रहा था। उसे अब ये बात परेशान कर रही थी कि वो मरियम को कैसे बताएगा कि अब उसे अमल के साथ अपने शोहर को बांटना है, और सबसे ज़्यादा उसे खुद को परेशानी हो रही थी कि वो अमल के साथ एक कमरे में कैसे रहेगा। या अल्लाह, मेरी मुश्किलें आसान कर। मैं जानता हूँ मैं दोनों बीवियों को दुख दे रहा हूँ, क्या करूँ? अगर अमल को उसके हकूक़ दे दिए तो मरियम के दिल पर क़यामत गुजरेगी, और अगर अमल को ऐसे ही रखा या बेवजह तलाक दे दी तो तब भी गुनाह का मुर्तकिब होगा। वो दिल में खालिक से मुखातिब जब कमरे में दाखिल हुआ तो मरियम शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। आपके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। मरियम ने उसके परेशान चेहरे को देखते हुए कहा, अच्छा। वो उससे निगाहें चुराए उसके हाथ से मोबाइल लेकर देखने लगा, जिस पर शाजिल की कॉल दोबारा आ रही थी। हेलो। मरियम को तकते उसने मोबाइल कान से लगाया। चंद एक ज़रूरी बातों के बाद जब वो मोबाइल रखकर पलटा तो मरियम मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। मैं आपका सर दबा दूं? वो अर्श को मुसलसल कनपटी मसलते देख रही थी, इसलिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मेरी बेगम को मुझ पर। वो मरियम को कलाई से पकड़ते हुए खुद से करीब करते हुए बोला, मुझे तो हमेशा ही आता है। मरियम ने एक अदा से कहा। हाय। बेख्तियार अर्श ने उसके माथे पर लब रखे थे और फिर संजीदगी से उसे देखने लगा। आप किसी बात पर परेशान हैं? मरियम भी संजीदगी से पूछने लगी। नहीं मरियम, वो आज। अर्श के पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे जिनमें वो मरियम से ये बात करता। मरियम ने नासमझी से उसे देखा। आखिर ऐसी क्या बात थी कि अर्श शाह की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। वो मरियम, आप आराम करें, रात को मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। वो मरियम को नरमी से खुद से दूर करता निगाहें चुराते हुए बोला तो मरियम ने परेशानी से उसे देखा। आप कहीं जा रहे हैं? वो उसके झुके सर को देखते हुए पूछ रही थी। हाँ। कहाँ? अमल के पास, उसके रूम में।
الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ مریم کے سینے پر کئی تیر پیوست ہوئے تھے، جبکہ عرش نے اس کی جانب دیکھا ہی نہ۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس کو دیکھنے کی۔ جی؟ چند لمحوں بعد مریم نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا اور ڈریسنگ روم میں جانے لگی جب عرش نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بہت دکھ دیتا ہوں نا میں آپ کو، ندامت بھرا انداز تھا۔ نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، آپ میری فکر نہیں کریں۔ مریم نے اس سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے نگاہیں جھکائے ہوئے کہا۔ کیسے نہیں کروں، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے مریم، وہ شکست زدہ انداز میں بولا۔ کافی رات ہو گئی ہے، آپ جائیں، وہ دھیرے سے کہتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عرشا کچھ دیر اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر پھر شکست زدہ قدموں سے چلتا کمرے سے نکل گیا۔ یا اللہ، میری آزمائش ختم کر دے، مجھے اولاد دے دے، میرے سارے زخموں پر مرہم لگ جائے گا۔ ڈریسنگ روم میں آ کر اس کے آنسو بہنے لگے تھے اور لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی۔ جب وہ واش روم سے نکلی تو عرشا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی، یہاں تک کہ اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا جو صوفے پر عرشا کے پاس پڑا تھا، جبکہ عرشا نے عمل کا کمرے میں آنا محسوس کر کے بھی موبائل سے نگاہیں نہ ہٹائیں۔ عمل دھیرے سے چلتی صوفے کے پاس آئی اور دوپٹہ لے کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ آج آپ کو کیسے یاد آ گیا کہ میرا بھی آپ سے کوئی رشتہ ہے؟ عمل کی طنز بھری آواز پر عرشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو رات کے لباس میں ملبوس، ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ ہاں، بدقسمتی سے میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے، عرش نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ پھر آج خیال کیسے آ گیا میرا؟ عمل نے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے پوچھا۔ لائٹ آف کرو اور آرام سے سو جاؤ، بحث کا موڈ نہیں ہے میرا۔ عرشا موبائل رکھ کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور بیڈ کے ایک طرف دراز ہونے کے بعد بلینکٹ اوڑھ لیا، جبکہ عمل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور گہرا سانس لیتی لائٹ آف کر کے بیڈ کی دوسری طرف بڑھی۔ دل میں کرب تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی عرشا صرف فارمیلٹی پوری کرنے کی غرض سے اس کے کمرے میں آیا ہے، جبکہ دوسری جانب عرشا کے دل پر مزید بوجھ بڑھا تھا۔ وہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کو دکھ دینے کا باعث بنا تھا۔ یہ رات شاہ حویلی کے ہر مکین پر جیسے بھاری ثابت ہوئی تھی۔ حورین اور ضامن شاہ بظاہر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ عروہ کے لیے تو ویسے ہی آج مزید تکلیف بڑھی ہوئی تھی، اس کے ہر زخم آج دوبارہ ہرے ہو چکے تھے۔ یہاں مریم کی ساری رات کانٹوں پر گزر رہی تھی، دوسری جانب عرشا اور عمل کمرے کی خاموشی میں اپنی اپنی سوچوں میں ہی گم پڑے تھے۔